वो तालीम हासिल करते हैं। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर इन नौजवानों को, इन फ्रेशली ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट नौजवानों को जो जॉब्स जो हासिल करनी होती हैं वो फिर कहाँ जाते हैं? आज़ाद कश्मीर में इतनी जगह है रोजगार के लिए कि लोगों को आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर हम देखें इन 11 अजला में कोई ऐसा अदारा जिसमें ज्यादा ज्यादा लोग जो है इतने बड़ी तादाद में उनकी कोई खपत हो सके, और अगर नहीं होते तो वो लोग किस तरह कहाँ जाते हैं और रोजगार क्या होता है? देखिए, जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो पूरी दुनिया में अगर आप देखें ना, दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज के देखें तो 100% लोगों को रोजगार नहीं मैसर आता। हम ये नहीं कहते कि जो हुकूमत है वो 100% लोगों को रोजगार दे, ऐसा नहीं हो सकता। और 100% तो छोड़ दें, हमारी जो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं वही अगर मेरिट की बुनियाद के ऊपर लोगों को दे दी जाएं तो ये एक इत्मीनान रहता है हम में। और मैंने जैसे कहा कि बाहर की दुनिया के अंदर रोजगार जो है वो वहाँ पे भी 100% नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे एक इत्मीनान होता है कि वहाँ लोगों को जो है उनकी मेरिट की बुनियाद के ऊपर जब उनका नंबर आएगा तो उनको रोजगार मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्सिटी है कि हमारे लोगों का अदम इत्मीनान है, एहसास महरूमी है कि उन्हें रोजगार जो है मेरिट की बुनियाद के ऊपर नहीं मिलता। और हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उन्हें फिर बैरून मुल्क जाने की जो है वो जरूरत पेश आती है। इसके अलावा वो नौजवान भी, क्योंकि कोई वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी जॉब की नहीं, कोई उनके पास रोजगार के मौका नहीं, तो वो फिर बैरूनी दुनिया में जाते हैं, मिडिल ईस्ट में चले गए, यूरोप चले गए, अमेरिका चले गए। तो आप देखें कि जो मिडिल ईस्ट में हमारे नौजवानों की क्या सूरत हाल है, वो किस तरह से रोजगार के बायस उनको किस तरह की लाइफ जो है वो गुजारनी पड़ती है। वो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि वहाँ उनके एक एक छोटे छोटे कैंप्स के अंदर जो लगे हुए होते हैं, बंकर्स होते हैं, और उसमें एक ही जो छोटा सा रूम है उसमें 3-3, 4-4 और 8-8 लोग और 9-9 लोग जो है एक ही जगह के ऊपर उनको रिहाइश इख्तियार करनी पड़ती है। इस वक्त देखिए कि हाइजीन की कितनी मुश्किलात होती हैं, लोगों को मुख्तलिफ तरह की बीमारियां होती हैं, वो एक दूसरे के साथ ट्रांसफर होती हैं। तो ये सारी की सारी मुश्किलात हमारा नौजवान रोजगार ना होने की वजह से वो यहाँ से ट्रैवल करता है, बाहर जाता है और वहाँ पे जाके ऐसी जिंदगी गुजारने के ऊपर मजबूर है जहाँ उसकी ना तो सेहत महफूज है, ना उसका जो उसकी एक तो अपने मुल्क से दूरी, अपने घर से दूरी, अपने खानदान से दूरी, और फिर उसके साथ जो उसको जो लिविंग स्टैंडर्ड मिलता है वो भी आपके सामने है। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन मुश्किलात को देखते हुए जरूरत इस अमर की है कि कोई ऐसी विजनरी हुकूमत आए, एक विजनरी हुकूमत या कोई हुक्मरान आए जो आजाद कश्मीर की हुकूमत की इतनी औकात है कि कुछ इस तरह के जॉब्स वो क्रिएट कर सके। वहाँ इंडस्ट्री नहीं है। आजाद कश्मीर की हुकूमत अगर अपने लिए मराहत के बिल पेश करवा के अपनी मराहत ले सकती है, अपनी पेंशनें ले सकती है। एक मेंबर असेंबली जब असेंबली में एक दफा चला गया तो उसकी सारी जिंदगी के लिए पेंशन लगा सकता है, वो अपने लिए बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां ले सकता है, वो अपने लिए जितने भी अलाउंसेस हैं वो ले सकता है। तो वो आवाम के लिए क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है अगर उसके पास कोई विजन हो, कोई रोड मैप हो। वो उस रोड मैप के ऊपर ना तो उनके पास कोई विजन है, ना रोड मैप है, और ना ही वो कोई अमल करना चाहते हैं। वो सिर्फ उनको पता है कि हमारी आवाम बेवकूफ है, हम उनको इलेक्शन के दौरान जाके बेवकूफ बना लेते हैं, वोट ले लेते हैं और फिर उसके बाद अपनी जेबें भरें और अपने खानदानों के सिलसिले जो है वो आगे बढ़ाते रहें, अपने खानदानों को जो है वो एम्पावर करते रहें। बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद फिर उसका आगे से बच्चा आ गया, और ये निज़ाम है यहाँ पर, और नाम जमहूरियत का इस्तेमाल करते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री भी नहीं लगाई ना, हुकूमत लगाए, टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको एनहांस करे, उसमें डेवलपमेंट्स लाए, उसमें प्रोग्रेस लाए, एजुकेशन सेक्टर के अंदर काम करे, लोकल गवर्नमेंट जो है वो उन इदारों को बहाल करे, लोकल गवर्नमेंट्स जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाएं,
पावर्स जो है वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर लेके जाएं। आपके पास 100 मसाइल हैं। आज़ाद कश्मीर एग्रीकल्चरल लैंड है, वहाँ के ऊपर बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, लेकिन कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है इस हुकूमत के पास। नहीं, लेकिन आजाद कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार के जो मौके होते हैं, क्या पाकिस्तान के दीगर सूबों में उनका कोटा मुकर्रर है या ओपन मेरिट पे वो आते हैं? ये आज़ाद कश्मीर की जो है वहाँ कोटा मुकर्रर है, और जो यहाँ पे मुकीम लोग हैं, चाहे वो रेफ्यूजीज हैं, उनका भी कोटा मुकर्रर है। उसके अलावा ओपन मेरिट के ऊपर भी कश्मीर के लोग जा सकते हैं। लेकिन ये जो आज़ाद कश्मीर की बात जहाँ तक हो रही है, जो आज़ाद कश्मीर 40 लाख की आबादी का मुल्क है, एक स्टेट है, उस स्टेट के अंदर आप अपने मसाइल को अगर हल नहीं कर पा रहे, तो ये आपके हुक्मरानों की नाअहली है। और पहली नाकामी या नाअहली जो है वो हुक्मरानों की और फिर हमारे लोगों की है, चूंकि हम ऐसे नाअहल लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं। आपने आपने टूरिज्म की बात की है कि टूरिज्म को हम बढ़ा सकते हैं। आजाद कश्मीर में कोई एक एयरपोर्ट है, या अगर नहीं बन सका तो इसकी क्या वजूहत है? ये आज़ाद कश्मीर में बिल्कुल एक एयरपोर्ट बना था, लेकिन वो आगे उसको वो उस तरीके से एक्टिव नहीं रह सका। तो उसके ना होने की वजह से भी हमारी नाअहल हुकूमत ही है, वो नहीं उस फीजिबिलिटी को वो मीट नहीं कर सकी जो कि एक एयरपोर्ट को होनी चाहिए, और वो उसकी वजह से इनएक्टिव पड़ा हुआ है। अगर ये वहाँ की रोड्स को ठीक कर लें, वहाँ की एयरपोर्ट्स बना लें, वहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, तो आपका एक टूरिस्ट जब वहाँ पे उसकी तादाद में इजाफा होगा तो आपके मसाइल हल होंगे। इससे बेहतर नहीं है कि अभी एक कंस्पिरेसी चल रही है कि आजाद कश्मीर को आजाद पाकिस्तान का सूबा बनाने की बात हो रही है? इससे बेहतर नहीं है नबीला, अगर इतनी महरूमियां हैं तो इसको सूबा ही बना दें, और फिर हम भी जो कश्मीरी लोग हैं वो जाएं सूबा पार्लियामेंट के बनने से, अंदर। हिरासत सूबा बनने से पाकिस्तान सवाल सुने, पाकिस्तान की कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़े, फिर ये जो महरूमियां होती हैं इनके खिलाफ एहतजाज करें, फिर ना किसी को गद्दार का कोई लेबल लगे, हकूक की बुनियाद पर लोग जो है वो उनको गद्दारी का लेबल लगता है। पार्लियामेंट में जाएं, सेनेट के इलेक्शन लड़ें, वहां पर जो है वो अपने हकूक की खातिर कम से कम स्टैंड तो करें। ये तो महरूमी दर महरूमी, अगर आप पुलिस की बात करें तो पंजाब की पुलिस में आपकी मदद नहीं हो सकती, इस वजह से कश्मीर के लोग पंजाब की पुलिस में नहीं है। फौज में कश्मीरी लोगों को जगह दी जाती है, मैं इससे डिनाई नहीं करता हूँ। बाकी जितने भी कौमी अदारे हैं, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान की, आप अगर सिंध की बात करें तो वहाँ सिंधी लगा होगा, वहां पर अगर बलूचिस्तान की बात करें तो बलूची लगा होगा। वो इसी तरह पंजाबी पंजाबी को फेवर करता है, पश्तून पश्तून को फेवर करता है, लेकिन कश्मीरी लोग तो इन अदारों में नहीं है। तो फिर डिस्क्रिमिनेशन तो होती है। तो इससे बेहतर है कि एक सूबा बन जाए, और सूबा बनेगा तो हम भी अपनी आवाज उठाएंगे, हम भी अपने मसले मसाइल हल करेंगे। और ये जो आजाद कश्मीर के लोग इस वक्त सड़कों पर रुल रहे हैं दुबई के अंदर, अभी उनके वीजे कैंसिल हो रहे हैं, सऊदी अरब के अंदर कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक जो तल्लुकात है पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमारात के साथ, वो इतने मजबूत नहीं है। तो सफर कौन कर रही है? वही लेबर आजाद कश्मीर की जो है वहां पर जो है पाकिस्तान को जरिए मुबादला की शक्ल में पैसे भेजती है, वही तो सफर कर रहे हैं। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम लोग सुबह बना लें ताकि हम अपने हकूक के लिए खड़े हों और हम भी अपने हकूक मंगाएं? शराज साहब, अगर सूबा बनाने से मसाइल हल होते तो बलूचिस्तान के अंदर आज इतने सारी, शराज साहब, अगर सूबा बनाने से मसाइल हल होते तो फिर वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर हिंदुस्तान को ये मौका ना मिलता कि वो वहाँ के लोगों के मसाइल को लेके उनको प्रोवोक करे कि वो हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएं और वो भी अलग स्टेट का मुतालबा करने लगे। अगर इसी तरीके से सूबा बनाने से मसाइल हल होते तो सिंध, बलूचिस्तान, KPK और दीगर लोगों के सारे मसाइल आज तक हल हो चुके होते। मसला हल करने की जो तरीकाकार है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर की एक ऐसी मजबूत हुकूमत जो है मौरिस वजूद में आए, जिसके पास एक मिशन हो, विजन हो और रोड मैप हो, जिसके ऊपर वो लोगों के मसाइल को हल कर सकें, और वो बहुत कम वक्त के अंदर लोगों के मसाइल को हल कर सकते। क्योंकि आज़ाद कश्मीर की पॉपुलेशन ही बहुत थोड़ी सी है, 40 लाख है ना। तो इन 40 लाख लोगों के लिए उनकी मुश्किलात, उनके मसाइल को हल करने के लिए सिर्फ एक विल चाहिए,
لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک سنجیدہ نیت کی ضرورت ہے، اور وہ جب تک نہیں ہوگی تو آپ چاہے امریکہ کی اسٹیٹ بن جائے، آپ نہیں مسائل حل کر سکتے جب تک آپ کے اندر سنجیدگی نہیں ہے، جب تک کہ آپ کے پاس ویژن نہیں ہے، جب تک کہ آپ کے پاس روڈ میپ نہیں ہے، اور جب تک کہ آپ میرٹ کے اوپر عمل نہیں کرتے تو آپ کے مسائل کا حل ممکن نہیں ہے۔ صوبہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا صوبہ بنے، جو بھی بنے، ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کا حصہ اس وقت تک ہم آئینی طور پہ نہیں بن سکتے جب تک کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ممکن نہیں بنا لیا جاتا، جب تک کہ ہر کشمیری کو استصواب رائے کا موقع نہیں مل جاتا۔ میں 1988 کے بعد کوئی بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، یا میرے خیال میں 30 سال اس بات کو ہو گئے۔ راجہ فاروق قادر صاحب نے کہا تھا میں 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں بلدیاتی انتخابات کراؤں گا۔ یہ بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں ہوتے آزاد کشمیر کے اندر؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی موجودہ حکمران ہیں یہ نہیں چاہتے کہ عام آدمی تک اقتدار کا جو ہے انتقال لے کے جایا جائے، کیونکہ جب تک پاور ان کے ہاتھوں میں رہے گی تو یہ لوگوں کا استحصال آرام سے کرتے رہیں گے، اور جب پاور منتقل ہو جائے گی گراس روٹ لیول کے اوپر، ایک عام آدمی کے ہاتھ میں چلی جائے گی، تو پھر وہ ان کا غلام نہیں رہے گا، بلکہ وہ اپنے معاملات، اپنے فیصلے، اپنے مشکلات کا حل جو ہے وہ خود ڈھونڈ لے گا۔ تو یہ وجہ ہے کہ یہ کسی طور کے اوپر جو بلدیاتی نظام ہے اس کو نہ تو بحال کرنے کی سنجیدہ کوشش کر رہے ہیں، اور نہ اس کو سنجیدہ انہوں نے اس کو بحال کرنے میں ان کی کوئی سنجیدگی رہی ہے۔ موجودہ حکومت اور وزیر اعظم آزاد کشمیر، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت ووکل رہے، اس سے پہلے پاور میں آنے سے پہلے انہوں نے کہا میں آتے ہی بلدیاتی نظام جو ہے وہ بحال کر دوں گا، لیکن آج تک اب 5 سال پورے ہو گئے تو وہ اس وقت تک وہ نہیں بحال کر سکے، بلکہ خود جا کے انہوں نے سٹے لے لیا اپنے ہی جو کیس جو ریٹ انہوں نے خود فائل کی تھی اس کے اوپر عدالت سے جو ڈائریکشن آئی تھی کہ فوری طور پہ الیکشن کروائے جائیں، اس کے اوپر وہ خود جا کے، یہ انوکھی بات ہے کہ وہ خود جا کے انہوں نے اس کے اوپر سٹے لیا۔ یہ ایسے وزیر اعظم صاحب ہیں جنہوں نے خود اپوزیشن لیڈر کو اپنا ووٹ دیا، اور ایسی اپوزیشن ہے، تو یہ ایسی حکومت ہے، تو یہ یہاں پہ آوے کا آگا ہی بگڑا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے، راجہ فاروق قادر نے اپوزیشن لیڈر چودھری یاسین کو اپنا ووٹ دیا کہ ان کو منتخب کیا جائے۔ جی بالکل بالکل انہوں نے اپنا ووٹ دیا، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ راجہ فاروق قادر صاحب نے الیکشن بلدیاتی کرانے کا وعدہ کیا تھا، سپریم کورٹ کی ڈائریکشن آ گئی اور انہوں نے وہاں سٹے آرڈر لے لیا کہ الیکشن نہیں کروانا۔ جی ایسا ہی، یہ ان کی کارکردگی ہے۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر میں آپ سے یہ پوچھ پاؤں کہ آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہوں گے، اس میں جو ٹکٹ دیے جاتے ہیں الیکٹیبل کو، یہ سفارش سے ملتے ہیں، پیسے سے ملتے ہیں؟ آگ اور خون، سردار قیوم صاحب کہا کرتے تھے آگ اور خون کے دریا عبور کر کے اقتدار ملتا ہے، تو یہ برادری کی بیس پہ ملتے ہیں؟ یہ کیسے ہوتا ہے یہ ٹکٹنگ کا نظام؟ کس کس کو ٹکٹ ملتے ہیں؟ کون کیسے امیدوار بن سکتا ہے؟ دیکھیے، میں تو گزشتہ جو الیکشن تھا اس میں مجھے ٹکٹ ملا بالکل میرٹ کی بنیاد پہ اور میری کارکردگی کی بنیاد کے اوپر مجھے ملا تھا، جس میں میں نے نہ تو کوئی پیسہ دیا، نہ تو میں نے کوئی سفارش کروائی، میں نے صرف اپنا کام کیا، اور میری قیادت اتنی عظیم تھی، اتنی بڑی تھی کہ انہوں نے میرٹ کی بنیاد کے اوپر مجھے ٹکٹ دیا۔ لیکن دیگر سیاسی جماعتوں کے اندر یہ تمام تر جن خرافات کا ذکر آپ کر رہے ہیں بدقسمتی سے وہاں موجود ہیں۔ وہاں برادری ازم کی بنیاد کے اوپر فیصلے کیے جاتے ہیں، وہاں سرمایہ کی بنیاد کے اوپر فیصلے کیے جاتے ہیں، وہاں لوگوں کے جو ہے سیاسی بیک گراؤنڈ کی بنیاد کے اوپر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب تک کہ ہر سیاسی جماعتیں ان الیکشن میں ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف۔ ڈیفینیٹلی یہ پرانی شراب نئی بوتل میں ڈال کر بیچی جائے گی، بندے وہی ہوں گے، پارٹیاں ڈیفرنٹ ہوں گی۔ جی ٹیگ تبدیل ہوگا۔